बच्चों, प्रकृति कितनी सुंदर है। हमारे जीवन में प्रकृति का बहुत महत्व प्रकृति हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखती है। उसका बहुत महत्व है। हमारा जीवन ही प्रकृति के बिना चल नहीं सकता। एक तो प्रकृति का एक बहुत ही सुंदर रूप है, माता तुल्य है। वो हमारा ध्यान रखती है, हमारी सभी ज़रूरतों को पूरा करती है। लेकिन अगर हम प्रकृति के साथ निष्ठुर हो जाते हैं, उसका अपमान करते हैं या उसको नष्ट करते हैं अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, तो फिर वही प्रकृति बड़ा भयंकर रूप भी ले लेती है। और फिर प्राकृतिक आपदाएं जैसे बाढ़, सुनामी, तूफान या सूखा पड़ता है और हमें बहुत कष्ट झेलने पड़ते हैं। तो आज मैं चित्रा बंसल, आपकी हिंदी टीचर, आपकी हिंदी की पुस्तक उल्लास का जो पाठ पढ़ाऊंगी उसमें आप देखेंगे कि किस तरह से बाढ़ की स्थिति में लोग परेशान हैं और सरकार की ओर से, प्रशासन की ओर से किस प्रकार लापरवाही बरती जा रही है, जिसके कारण एक तरफ तो बाढ़ का प्रकोप और दूसरी तरफ प्रशासन की कमजोरियों की मार। तो ये दोहरी मार जनता को कैसे झेलनी पड़ती है, ऐसे में लोग क्या कर सकते हैं, क्या करना चाहिए। चलिए पाठ को पढ़ते हैं और समझते हैं। पाठ का शीर्षक है बाढ़ से सुरक्षा। चलिए पढ़ते हैं, साथ साथ बोल बोल कर पढ़िए। मैंने बाढ़ नियंत्रक के दफ्तर में टेलीफोन किया। उधर से किसी ने रिसीवर उठाकर कहा, कहिए। यमुना में बाढ़ आई है, मैंने कहा। मालूम है, उस व्यक्ति ने उत्तर दिया। हमने भी सवेरे समाचार पत्र में पढ़ा था। यहाँ पेड़ पर टंगे हुए 2 आदमी चिल्ला रहे हैं, मैंने कहा। इसमें चिल्लाने की क्या बात है? कोई एवरेस्ट पर तो चढ़े नहीं हैं, पेड़ पर ही तो चढ़े हैं, वह बोला। वे बाढ़ में घिरे हुए हैं, मैंने बताया, और सहायता के लिए पुकार रहे हैं। अच्छा, हम अभी प्रबंध करते हैं, और उसने रिसीवर रख दिया। ये हाल है हमारे बाढ़ नियंत्रक दफ्तर का। देखिए, लेखक जो कि एक सामान्य जनता का एक व्यक्ति है, वो उन्हें बता रहा है कि बाढ़ आई है, तो वो कह रहे हैं हमने भी समाचार पत्र में पढ़ा था। उन्हें तो सबसे पहले खबर होनी चाहिए थी। और ये सुनकर कि वो पूरा जो क्षेत्र है वो बाढ़ में फंसा हुआ है, लोग पेड़ों पर टंगे हुए हैं, ये सब सुनकर भी उस व्यक्ति को कोई असर नहीं हुआ। थोड़ी ही देर में वहां पुलिस का फ्लाइंग स्क्वाड आ पहुंचा। उनकी गाड़ी रुकी और 2-3 सिपाही और एक सब इंस्पेक्टर फुर्ती से गाड़ी में से कूद पड़े। किसने टेलीफोन किया था? सब इंस्पेक्टर भीड़ की ओर देखकर चिल्लाया। मैंने किया था, मैं आगे बढ़ गया। जल्दी से उन आदमियों को पेड़ से उतारिए, नहीं तो वे लोग डूब जाएंगे। पानी बढ़ता जा रहा है। जितना पूछा जाए उतना जवाब दो। यहाँ सब खुद को ही इंटेलिजेंट समझते हैं। सब इंस्पेक्टर ने मुझे डांटा। फ़ोन तुमने किया था? जी हाँ। अपनी मर्जी से किया था या किसी ने करवाया था? उसने पूछा। तो क्या होता है हमारे देश में, अगर कोई समाज सेवा के लिए आगे भी आने लगे, कोई निस्वार्थ भाव से कुछ काम करे, तो सबको यही संदेह होता है कि ज़रूर इसके पीछे भी किसी की कोई चाल होगी। लेखक ने बोला, अपनी इच्छा से किया था। किसी के घर से किया था या पब्लिक बूथ से? पब्लिक बूथ से। ठीक है। वह फिर बोला, उनको पेड़ पर चढ़े तुमने स्वयं देखा था या किसी और गधे ने बताया था? मैंने स्वयं देखा था, मैंने कहा। वे लोग पेड़ पर अपनी इच्छा से चढ़े थे या किसी ने चढ़ाया था? उसने मुझे घूरा। मुझे पता नहीं, मैंने कहा। मैंने उन्हें चढ़ते हुए नहीं देखा, चढ़े हुए देखा है। तो यानी एक व्यक्ति जिसने इस सारी दुर्घटना की, इस भयंकर स्थिति की सूचना दी, बजाय उसे धन्यवाद कहने के उसको सवालों से घेर लिया गया है। बेबुनियादी सवाल पूछे जा रहे हैं कि ऐसा इतना परेशान कर दिया जाएगा कि आगे से कोई व्यक्ति किसी की मदद करने के लिए आगे आने की हिम्मत ही ना करे। तुम्हारा अनुमान क्या है? उसने मुझे और जोर से घूरा। मेरा अनुमान है कि बाढ़ के पानी से बचने के लिए स्वयं चढ़े होंगे। चलो बे। सहसा सब इंस्पेक्टर सिपाहियों की ओर मुड़ा। यह भी कोई पुलिस केस है? अपनी मर्जी से पेड़ पर चढ़े हैं, जब जी चाहेगा उतर जाएंगे।
कैसा ज़माना आ गया है, पुलिस का काम लोगों को पेड़ से उतारना ही रह गया है। तो इस तरह से वह बिना मदद किए वहाँ से जाने की बात करने लगा और उसे लगा कि इस मामले में पुलिस को बीच में लगाने की या पुलिस को परेशान करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। मैंने बाढ़ नियंत्रक के दफ्तर में फिर टेलीफोन किया और सूचित किया कि पुलिस पूछताछ करके जा चुकी है और वे दोनों आदमी बाढ़ में घिरे पड़े हैं, घिरे पेड़ पर लटक रहे हैं और पानी बढ़ता जा रहा है। उधर से उत्तर मिला, आप घबराएं नहीं, पुलिस पूछताछ करने गई थी। अब जबकि आरंभिक पूछताछ हो चुकी है, हम फायर ब्रिगेड को भेज रहे हैं। वे लोग आकर उन्हें पेड़ से उतारेंगे। मैं फिर भीड़ के साथ खड़ा प्रतीक्षा करने लगा। थोड़ी देर में घंटी बजाते हुए फायर ब्रिगेड दौड़ा आया। किसने फ़ोन किया था? फायर ब्रिगेड के कप्तान ने पूछा। मैंने। क्या बात है? 2 आदमी उस पेड़ पर टंगे हैं, मैंने बताया। उन्हें उतारना है। पेड़ पर ही तो टंगे हैं, कोई चांद पर तो नहीं टंगे। वह बोला, उतर जाएंगे, तुम्हें जल्दी क्या है? पानी बढ़ रहा है, मैंने उन्हें समझाया। उन्हें उतारा नहीं गया तो वे पानी में डूब जाएंगे। लगाओ बे सीढ़ी, उसने अपने साथियों की ओर देखकर आज्ञा दी और फिर बड़बड़ाया। पता नहीं हिंदुस्तानी ऐसी जगहों पर क्यों चढ़ जाते हैं जहां से उतर नहीं सकते। उधर वे रूस अमेरिका वाले चांद से भी स्वयं ही उतर आते हैं। तो हर कोई एक से बढ़कर एक है। लेखक ने तो अपनी जिम्मेदारी समझकर उन्हें सूचना दी थी और यहाँ मदद की बजाय वहाँ उन्हें ताने ही सुनने को मिल रहे हैं। सब उन्हें ही मूर्ख साबित करने पर लगे हैं। वहाँ तक सीढ़ी नहीं पहुँच सकती, वह फिर बड़बड़ाया। अच्छा, रस्सी फेंको। आधा मील लंबी रस्सी हमारे पास नहीं है, उसके एक साथी ने बताया। छोटी है या बड़ी है? उसने पूछा। छोटी है, उत्तर मिला। फिर तो बात नहीं बनेगी, उसने कहा। अच्छा, गोताखोर को कहो गोता मारे। गोताखोर मतलब जो पानी में तैर सकता है, पानी में डुबकी लगा सकता है। गोताखोर अपने कील कांटे से लैस आकर पास खड़ा हो गया। कहाँ गोता मारूं साहब? पेड़ के पास, उसने कहा। वे लोग अभी डूबे नहीं हैं। तुम हमारी हर बात में टांग मत अड़ाओ। हमारे पास 3 ही चीज़ें हैं, सीढ़ी, रस्सी और गोताखोर। यदि उन दोनों को पेड़ से उतारना है तो या तो पेड़ तक सड़क बनवाओ या पानी को सूखने दो। जब हमारी गाड़ी पेड़ के पास पहुंच सकेगी, हम अपनी सीढ़ी से उन्हें उतार लेंगे। कितनी बेबुनियादी बातें कर रहे हैं वहाँ पर। पहले पुलिस वाले आए, उन्होंने भी बातें बनाई, हज़ारों सवाल किए और चले गए। अब फायर ब्रिगेड वाले आए हैं, वो भी यही जता रहे हैं कि ये बात बिल्कुल बेकार है, इसके लिए हमें नहीं बुलाया जाना चाहिए था। और अब वो अपनी असमर्थता दिखा रहे हैं कि हम उनको उतारने में कुछ नहीं कर सकते। जब हमारी गाड़ी पेड़ के पास पहुंच सकेगी, हम अपनी सीढ़ी से उन्हें उतार लेंगे, यानी कि सड़क बनने की इंतज़ार की जाए। या फिर उनसे कहो कि वे लोग हमसे इतनी दूरी पर आ जाएं जितनी लंबी हमारे पास रस्सी है। हम अपनी रस्सी फेंक कर उन्हें बाहर खींच लेंगे। या फिर उनको कहो कि वे लोग किनारे के पास कहीं डूब जाएं, हमारा गोताखोर उनके शवों को निकाल देगा। उफ तौबा, ये तो हद ही हो गई। मतलब कुछ भी बोल सकते हैं वो लोग, बस अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा सकते। इनमें से कुछ भी नहीं हो सकता, मैं बोला। तो ना हो, वह बोला। हम जा रहे हैं, चलो भाई। जहाँ पब्लिक सहयोग ही ना दे वहाँ हम क्या कर सकते हैं? पब्लिक मतलब जनता। अब इसमें जनता क्या सहयोग देगी भाई? उनकी जिम्मेदारी बनती है, उन्हें इंतज़ाम करना चाहिए। और जैसे घंटी बजाते हुए आए थे वैसे ही लौट गए। मैंने बाढ़ नियंत्रक दफ्तर में फिर टेलीफोन किया। फायर ब्रिगेड वाले भी लौट गए हैं, मैंने कहा। फिर? उसने पूछा। कोई मोटर बोट भेजिए, मैंने कहा। मोटर बोट भी है हमारे पास, उसने कहा, पर छोटी मोटर बोट इस तेज़ बहाव में नहीं चल सकेगी। बड़ी मोटर बोट पुल के उस पार है, इस पार नहीं आ सकेगी। मीडियम साइज़ अभी खरीदी नहीं गई है, वैसे अगली बाढ़ से पहले हम खरीद लेंगे। आशा है अगली बाढ़ तक यदि वे लोग नहीं टंगे रहे तो मैं अवश्य मीडियम साइज़ मोटर बोट भेजूंगा। आपको वचन देता हूँ। वह रुका। और एक बात है, अब फिर टेलीफोन मत कीजिएगा, मेरी छुट्टी का समय हो गया है। अब यहाँ टेलीफोन उठाने वाला भी कोई नहीं होगा। वैसे
वे पेड़ पर चढ़े बंदर आपके रिश्तेदार तो नहीं हैं? तो बाढ़ नियंत्रक दफ्तर, जिनको ऐसे समय के लिए ही स्थापित किया जाता है, जिनकी सबसे पहली जिम्मेदारी बनती है उस समय में मदद करना, वो अपना काम कभी पुलिस को सौंप रहे हैं, कभी फायर ब्रिगेड को, पर अपनी तरफ से अभी तक कोई मदद के लिए आगे नहीं आए। और ऊपर से जो पेड़ पर चढ़े हैं उन्हें बंदर बता रहे हैं और लेखक को कह रहे हैं कि तुम क्यों बार बार फ़ोन कर रहे हो, क्या वो तुम्हारे रिश्तेदार हैं? नहीं, मैंने कहा। तो फिर जाकर सो जाइए। उसने रिसीवर रख दिया। रात को मैंने रेडियो पर समाचार सुने। आकाशवाणी से जोरदार घोषणाएं हो रही थी। यमुना की बाढ़ को रोकने के लिए सरकार प्रबंध कर रही है। अब तक की सूचनाओं के अनुसार बाढ़ में घिरे सारे पशुओं को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा दिया गया है। तो ये बहुत ही करारा व्यंग्य है हमारी व्यवस्था के ऊपर, जहाँ पर किया कुछ नहीं जाता, सिर्फ शोर मचाया जाता है। पशुओं को बचा कर के क्या साबित कर रहे हैं कि उनके अंदर बहुत हमदर्दी है। जो एक व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी समझकर बार बार उन्हें सूचना दे रहा है, मदद के लिए कह रहा है, उसकी बात की तरफ कोई गौर नहीं किया जा रहा। जो लोग बाढ़ में फंसे हुए हैं वो जिंदा हैं या मर गए, किसी को कोई परवाह नहीं है। बस समाचार इस तरह से दे देते हैं कि बहुत सा काम हो रहा है, बहुत प्रबंध किए जा रहे हैं। तो बच्चों, जब कोई इस तरह की प्राकृतिक आपदा आती है तो हम हाथ पर हाथ रखकर तो बैठ नहीं सकते या सरकारी मदद की इंतज़ार में समय बर्बाद नहीं कर सकते। हमें अपने बल पर उन परेशानियों का, उस परिस्थिति का सामना करना चाहिए और सरकारी तंत्र को भी नींद से जगाना चाहिए, ताकि जो अपने कर्तव्यों को नहीं निभा रहे हैं वो भी कर्तव्यों को निभाने के लिए आगे आएं और लोगों को इन आपदाओं से, इन मुश्किलों से बाहर निकालें। तो हम सभी अपने अपने कर्तव्य यदि निभाएंगे, एक दूसरे की ओर नहीं ताकेंगे, तभी परिस्थितियों का सामना किया जा सकता है।